हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चा लोग, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का 4th चैप्टर हीट। तो आते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। आपने चैप्टर 3 में पढ़ा कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बने जाते हैं, और तुम ये भी जानते हो कि जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो प्लांट फाइबर से बने जाते हैं। We wear woolen cloth during winter when it is cold outside. हम सभी वुलन क्लोथ्स को विंटर में पहनते हैं जब बाहर बहुत ठंड होती है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। जो वुलन क्लोथ होते हैं वो गर्म रखते हैं हमको, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, वार्म करते हैं। We prefer to wear light colored cotton cloth when it is hot. और हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि जो लाइट क्लोथ्स होते हैं जैसे कि कॉटन क्लोथ हो गए उनको हम समर में पहने, क्योंकि उस टाइम क्या होता है बहुत गर्मी होती है और कॉटन क्लोथ हमें थोड़ा नॉर्मल रखते हैं। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। तो ये हमें ठंडी फील कराती है कि हाँ अभी नॉर्मल है, ठीक है, गर्म फील नहीं कराती। यू माइट हैव वंडर व्हाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। तो आप लोगों ने इतना देखा कि जो पर्टिकुलर टाइप के कपड़े होते हैं वो सुटेबल होते हैं हर पर्टिकुलर सीजन में। अब ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आप ठंडे वाले कपड़े ठंडे मौसम में पहनोगे और गर्म वाले कपड़े गर्म मौसम में पहनोगे, है ना। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। और ठंडी के टाइम हम क्या करते हैं, बाहर में हमें बहुत कोल्ड लगता है जब हम घर के बाहर रहते हैं। इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। और जब आप धूप में आते हो बाहर तो हमें गर्म लगने लग जाता है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और समर के दौरान हमें अंदर, घर के अंदर भी एक हॉटनेस फील होती है। हाउ डू वी नो वेदर एज ऑब्जेक्ट इज कोल्ड और हॉट। तो अब हमें कैसा पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट या कोल्ड है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। तो हम कैसे जानेंगे कि ये चीज जो ऑब्जेक्ट है ये हॉट है, ये कोल्ड है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब आते हैं हम अपने नए टॉपिक में, हॉट एंड कोल्ड। In our day-to-day life, we come across a number of objects. हम अपने day-to-day life में बहुत सारे objects देखते हैं। Some of them are hot and some of them are cold. और कुछ objects hot होते हैं और कुछ cold होते हैं। जैसे कि दे रखा है tea. Tea is hot and ice is cold. टी आपको पता है बहुत गर्म होती है चाय, और आइस क्या होती है, बहुत ठंडी होती है। List some object you use commonly in table 4.1. Mark this object as hot or cold. आप लोगों को कुछ टेबल दी गई है 4.1 में, उसको आपने फिल करना है। उनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और बताना है कि ये हॉट है या कोल्ड है। तो ये टेबल 4.1 दी गई है, इसमें आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। We see that some objects are cold while some are hot. तो उस टेबल में हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तो कोल्ड है और कुछ हॉट है। You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. और हमने ये भी देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट है दूसरे ऑब्जेक्ट से और कुछ कोल्डर है दूसरे ऑब्जेक्ट से। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन दी अदर। अब हमारे लिए तो एक सिचुएशन खड़ी हो गई कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाले ऑब्जेक्ट बहुत गर्म होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। We often do it by touching the object. Obviously हम उनको टच करके, फील करके पता लगा सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर ठंडा है। But is our sense of touch reliable? Let's us find out. पर ध्यान रखना कि आपका सेंस ऑफ टच इससे रिलेटिव होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ठंडे को गर्म कह रहे हो, गर्म को ठंडा कह रहे हो, ठीक है। चलो आते हैं हम अब नए एक्टिविटी में। कुछ एक्टिविटीज दी गई है यहाँ पे। एक्टिविटी 4.1, टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर्स, लेबल दैम एज ए बी एंड सी। तो आपने 3 स्मॉल ट्यूब्स लेने हैं या फिर कंटेनर लेने हैं, उनको ए बी और सी में नाम रख देना है, जैसे कि नीचे ये 4.1 में दिया गया है। पुट कोल्ड वाटर इन द कंटेनर ए
and hot water in container B। तो अपने कंटेनर ए में कोल्ड वाटर डाल देना है और कंटेनर बी में हॉट वाटर डाल देना है। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। कंटेनर सी दिया गया है उसमें आप मिक्स कर दोगे पानी को, हॉट और कोल्ड को। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी। अब आप उसको चेक करोगे कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है। तो आपने लेफ्ट हैंड को कंटेनर ए में डाल देना है और राइट हैंड को कंटेनर बी में डाल देना है। After keeping the hand in the two container of 2-3 minutes, put both the hand simultaneously in container C figure 4.1। जब आपको 2-3 मिनट हो जाएंगे उस कंटेनर में तो उसके बाद आपने जल्दी से अपने दोनों हाथों को तीसरे कंटेनर में जो कंटेनर सी है उसमें डाल देना है। डू बोथ दी हैंड गेट दी सेम फीलिंग। अब जब आपने दोनों हाथ डाल दिए तो आप बताओ कि आपके दोनों हाथों में सेम फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। Bujo's confused shows that we cannot always rely on your sense of touch to decide whether an object is hot or cold। अब बुजो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया है कि हम हमेशा इन सेंस ऑफ टच में तो भरोसा नहीं कर सकते कि ये गर्म है या ठंडा है। Sometime it may devise us। और कभी कभी हमारे पास क्या होता है डिवाइस होते हैं इनको चेक करने के लिए भी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप हर जगह टेम्परेचर चेक करने के लिए अपने हाथ डुबोगे यार अपने हाथ से ही सेंस करोगे, नहीं ना। तो इसके लिए भी कुछ डिवाइसेस होते हैं। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रिले इज। अब बताइए कि अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है कि ठंडा है, किस चीज़ से हम ये डिसाइड कर सकते हैं। अ रिलेवर मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो एक डिवाइस यहाँ पे पता चला है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऐसा डिवाइस है कि जिससे हम अपनी हॉटनेस को पता कर सकते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, ये तो आपको पता ही होगा ना थर्मोमीटर क्या होता है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब आते हैं हम अपने न्यू टॉपिक में, मेजरिंग टेम्परेचर। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर। क्या आप लोगों ने कभी थर्मोमीटर देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। अगर आपको थर्मोमीटर याद नहीं आ रहा कि क्या होता है तो कभी आपकी तबीयत खराब हुई होगी या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी भी की तबीयत खराब हुई होगी तो उनका टेम्परेचर नापने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। द थर्मोमीटर हैड मेजर्ड आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड आ क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक ऐसा मेजर है जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नापता है। इसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर भी कहते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। जैसे कि आपको थर्मोमीटर का डायग्राम यहाँ दिया गया है क्लिनिकल थर्मोमीटर का। आपने इस थर्मोमीटर को अपने हाथ में होल्ड करके रखना है और उसको ध्यान से देखना कि किस तरह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो अपने फ्रेंड से आप रिक्वेस्ट करना कि मुझे भी इसका यूज़ करने के लिए दीजिए। A clinical thermometer look like the one show in figure 4.2। तो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको ऊपर फिगर 4.2 में दिया गया है यहाँ पे। A clinical thermometer consists of a long, narrow, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो बड़ा होता है, नैरो होता है और उसमें यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब लगी रहती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। और उसकी एंड में एक बल्ब लगा रहता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। जो बल्ब लगा रहता है वो होती है मरकरी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। और उस बल्ब के बाहर हमको एक स्मॉल सी शाइनिंग थ्रेड देखने को मिलती है, उसी को हम कहते हैं मरकरी। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप ये चीज, ये स्मॉल थ्रेड दिखाई दे रही है ना, तो इसी को हम मरकरी कहेंगे। If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it। अगर आपको थर्मोमीटर में मरकरी थ्रेड नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको आप थोड़ा सा रोटेट करना थर्मोमीटर को, तब आपको दिखाई दे पड़ेगा। You will also find a scale on the thermometer।
आपको थर्मोमीटर में एक स्केल भी दी रहती है ताकि उससे हमें टेम्परेचर का पता चले। द स्केल वी यूज इन द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। जो उसमें स्केल बनी रहती है वो हमारे टेम्परेचर को नापती है, जिसको हम सेल्सियस स्केल कहते हैं, और उसको इंडिकेट किया जाता है डिग्री सेल्सियस से, इस तरह से, ठीक है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें हम टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक नापते हैं। अब आते हैं हम एक्टिविटी 4.2 में, रीडिंग अ थर्मोमीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। आइए चलो अब हम थर्मोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क। सबसे पहले आपको जो दो बड़े निशानों के बीच उनका तापमान दिया जाएगा उसमें आपने अंतर निकालना है, इसको ध्यान से करिएगा। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शो बाय स्मॉलर मार्क बिटवीन दीज मार्क। और इनके साथ में आपने इनके छोटे नंबर को भी नोट करते रहना है। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 degree and there are 5 division between them, then one small division can read 1/5 equals to 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिएगा कि बड़े नंबर 1 डिग्री पड़ते हैं और उनके बीच 5 डिवीजन हैं, फिर एक छोटा डिवीजन उसको हम 1/5 में लिख सकते हैं जो कि आएगा 0.2 डिग्री सेल्सियस। वॉश द थर्मोमीटर परफेक्टली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। जब आप लोग अपने में यूज कर लोगे थर्मोमीटर को तो उसके बाद आपने उसको वॉश करना है एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जैक। उसके बाद आपने इसको मजबूत से पकड़ना है, फिर उसको थोड़ा सा झटके देना है, मतलब हिलाना है। जैसे आपने डॉक्टर को देखा होगा थर्मोमीटर को वो जब आपके मुंह पे डालते हैं फिर एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डालते हैं, वॉश करते हैं, फिर वो एकदम से थर्मोमीटर को झटकाते हैं। द जैक्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन। वो इसलिए उसको झटकाते हैं क्योंकि मरकरी का जो लेवल है वो फिर से डाउन में आ जाए। इंश्योर दैट इट फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और ये जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑन द थर्मोमीटर अंडर यूर टंग। उसके बाद आपने उस थर्मोमीटर को जहाँ पे वो बल्ब बना है, आई मीन मरकरी, तो उसको आपने अपने टंग के नीचे डालना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट बाद आपने थर्मोमीटर को निकाल देना है अपने टंग से बाहर और फिर रीडिंग को नोट करते रहने कि कितना आपका टेम्परेचर है बॉडी का। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। ये आपकी बॉडी टेम्परेचर को नापेगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। और ध्यान रखना कि जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा डिग्री सेल्सियस की यूनिट में होगा। व्हाट यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। चलो अब बताओ कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना हुआ। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विद इट्स यूनिट। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ध्यान रखना जब आप टेम्परेचर लिखोगे तो उसके साथ एक स्टैंडर्ड यूनिट भी लिखना, जैसे कि डिग्री सेल्सियस। तो इससे आपको पता चल गया कि किस तरह से आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापना है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। अब इसमें पहेली ने अपनी बॉडी का टेम्परेचर नाप लिया तो वो डर चुकी है कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर एग्जैक्टली यही है कि नहीं है। तो आइए अब हम पहेली को संतुष्ट करेंगे कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर गलत नहीं है, सही है। एक्टिविटी 4.3 दी गई है। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ फ्रेंड्स एट लीस्ट 10 विद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। आइए चलो अब हम इस एक्टिविटी में अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करेंगे और साथ ही अपने फ्रेंड्स का भी मेज़र करेंगे। कम से कम अपने इस बॉक्स में 10 नेम्स लिखने हैं। ये आपको टेबल 4.2 दी गई है, इसमें आपने टेम्परेचर नापना है विथ क्लिनिकल थर्मोमीटर से। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या आपके और आपके दोस्तों का टेम्परेचर सेम आ रहा है 37 डिग्री सेल्सियस।
The temperature of every person may not be 37 डिग्री सेल्सियस, it could be slightly higher और slightly lower। जब आपने टेम्परेचर नापा तो आपने देखा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हर किसी पर्सन का सेम टेम्परेचर आ रहा होगा, तो आपको दिखाई दे पड़ता है कि उसमें थोड़ा सा हायर टेम्परेचर है और किसी का थोड़ा सा लोअर। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर is the average body temperature of large number of healthy persons। दरअसल जिसे हम नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह बड़ी संख्या में स्वस्थ व्यक्ति के शरीर और औसत तापमान होता है। The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि सिर्फ वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापे। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही मेज़र करे। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 37 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाता है और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। That is the reason that this thermometer has a range 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि यही रीज़न है थर्मोमीटर का कि उसमें रेंज दी जाती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये मत सोचना कि हम सबका एक ही टेम्परेचर आएगा, स्लाइटली लोअर आएगा या फिर स्लाइटली हाई आ सकता है, पर इस बीच में आपका आ सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर किसे कहते हैं, कैसे इसकी रीडिंग को नोट की जाती है। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अब आपने ऊपर तो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नाप लिया, अब दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या, उनको भी तो हमने मेजर करना है, तो उनके लिए भी एक थर्मोमीटर आता है जिसको हम अब पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर। फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर। तो इसके लिए एक दूसरा थर्मोमीटर यूज होता है। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो ऐसे थर्मोमीटर जिससे हम दूसरे ऑब्जेक्ट को माप सकते हैं उसको हम कहेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। तो आपके टीचर आपको बिल्कुल ये वाले थर्मोमीटर दिखाएंगे जब आप लैब में जाओगे। ठीक है, और आपने उस थर्मोमीटर को बहुत ध्यान से देखना है, उसके हर एक नंबर को नोट करना है, कितना हाईएस्ट है, कितना लो टेम्परेचर है, हर एक चीज को आपने मेजर करनी है। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। फिगर 4.4। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है जनरली उसका जो टेम्परेचर रहता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जैसे कि आपको फिगर 4.4 में दिया गया है। ये वाला डायग्राम देखिए, इसको हम कहेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इस तरह से ये थर्मोमीटर होता है। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन on this thermometer reads। You will need this information to read the thermometer correctly। इसके अलावा जैसे कि आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर के मामले में किया था कि पता लगाइए कि थर्मोमीटर पर एक छोटा विभाजन जो डिवीजन होता है, एक स्मॉल डिवीजन कितना पड़ता है। तो वैसे ही थर्मोमीटर को सही ढंग से पढ़ने के लिए आपको इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। आइए चलो अब हम इस थर्मोमीटर का यूज करेंगे, किस तरह से ये यूज होगा। कम ऑन द एक्टिविटी 4.4। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। आपने कुछ वाटर डालना है बीकर में और मग में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और दी साइड ऑफ द कंटेनर। और जब आप उस थर्मोमीटर को डिप करोगे, उसके अंदर डालोगे वाटर के अंदर, तो जो बल्ब है, बल्ब का मतलब क्या हो गया, मरकरी, जो उसमें बल्ब है वो इमर्स्ड होगा, वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, कि नापने लग जाएगा कि इसका टेम्परेचर कितना है। पर ध्यान रखना उसको थर्मोमीटर को अपने बॉटम में नीचे टच नहीं करना है कंटेनर के, और आसपास लगाना नहीं है। ठीक है, होल्ड दी थर्मोमीटर वर्टिकली। आपने उसको वर्टिकली में खड़ा करके रखना है, जैसे कि आपको
फिगर 4.5 में दिया गया है, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। और आपने उस थर्मोमीटर के मरकरी की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है, किस तरह से ये मूव हो रहा है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी। आपने तब तक वेट करना है जब तक वो मरकरी एक पोजीशन में स्टॉप ना हो जाए। आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट इस तरह से करना है जैसे फिगर 0.5 में दिया है, इस तरह से आपने पकड़ना है। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। और आपने उसकी रीडिंग को नोट करते जाना है कि हाँ इस टाइम पे वाटर का टेम्परेचर इतना है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। और आपने यही टेम्परेचर कंपेयर करना है दूसरे बच्चों से जो आपकी क्लास में होंगे, उनकी वाटर को चेक करना है। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, क्या इसमें भी आपको कोई वेरिएशन देखने को मिल रहा है। डिस्कस द पॉसिबल रीजन, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपने इस चीज को डिस्कस करना है कि अगर चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आइए चलो इसका हम आंसर फाइंड करते हैं। आते हैं एक्टिविटी 4.5 में। टेक अ सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। आपने एक गर्म पानी लेना है बीकर में या फिर मग में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर। उस थर्मोमीटर को आपने वाटर में डिप कर देना है दोबारा। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। आपने तब तक वेट करना है उस टेम्परेचर का जब तक वो मरकरी एक पोजीशन में स्टॉप ना हो जाए और उसके टेम्परेचर को नोट करते रहना है। नाउ टेक आउट द टेम्परेचर फ्रॉम वाटर। उसके बाद मरकरी टेम्परेचर बता देगी तो उसको थर्मोमीटर को आपने बाहर निकाल देना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंड नाउ। और आपने ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि अब क्या हुआ है। Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury began to fall? अब देखो जब आपने थर्मोमीटर बाहर निकाला तो आपने देखा कि अरे ये तो थर्मोमीटर में जो मरकरी है वो फिर से फॉल डाउन होने लग गई। दिस मीन दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो आपको इससे क्लियर हो गया ना कि जो आपने रीडिंग नोट करनी है वो पानी में ही करना है। आई मीन आपने उस थर्मोमीटर को बाहर नहीं निकालना है क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो फिर से फॉल डाउन हो जाएगा। आपने उसको जब पानी में डिप करके रखा है तो उसी टाइम आपने नोट करना है। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. आपको याद होगा कि आपको अपने टेम्परेचर नापने के लिए उस थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकाला होगा रीडिंग नोट करने के लिए। Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? क्या हम इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर से अपने बॉडी टेम्परेचर को नाप सकते हैं? Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम कोई भी थर्मोमीटर यूज करेंगे अपनी बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए। जो आपको थर्मोमीटर दिया है तो वही यूज करोगे ना, तो इसका तो कोई यूज नहीं होगा। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने पानी में डिप करा उस थर्मोमीटर को और बाहर निकाला फिर वो मरकरी फॉल डाउन होने लग गई, और जब हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर को अपने माउथ में डाला फिर बाहर निकाला तो उसमें क्यों नहीं टेम्परेचर डाउन हुआ। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब फिगर 4.6? आपने क्या ध्यान से क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखा? अगर नहीं देखा तो फिर से देखिए। उसमें आप देखोगे कि उस बल्ब में एक किंक बनी हुई है जैसे कि आपको यहाँ पे दी गई है, ये इस तरह से बनी रहती है। What is the use of the kink? तो इस किंक का क्या यूज है? इट प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो किंग क्या करता है कि जो मरकरी का लेवल है उसको उसी तरह से रखता है जो कि टेम्परेचर हमारी बॉडी का रहा है उसको फॉल डाउन होने नहीं देता है। तो इसमें आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर पढ़ा दिया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। कम ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ हीट। You might have observed that a frying pan become hot when kept on a flame. आपने कभी ऑब्जर्व करा है जो गरम पैन होता है जिसमें आप कोई भी खाना बनाते हो तो वो हॉट हो जाता है जब हम उसको फ्लेम के ऊपर रखते हैं। It is because that the heat passes from the flame टू दी यूटेंसिल्स। ऑब्वियसली जब हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्लेम के द्वारा तो उस यूटेंसिल्स में
हीट जाएगी और वो गर्म होगा। When the pan is removed from the fire, it slowly cool down. अब हम क्या करेंगे, उस पैन को रिमूव कर देंगे फायर से, ठीक है। और वो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो कूल डाउन हो रहा है। तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये कूल डाउन क्यों, वो गर्म ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है जो हीट हमने दी थी पैन को, तो वो हीट उसके सराउंडिंग में ट्रांसफर हो चुकी है, उसके आसपास जा चुकी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केस द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। इससे आपको क्लियर हो गया होगा, आ गया होगा समझ में कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट फ्लो करा रहे हैं। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट में अगर वो गर्म हो गया है तो वो धीरे धीरे कोल्ड भी हो जाएगा। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। और बल्कि सारे केसों में ऐसा ही होता है कि जब हम हीट फ्लो कराते हैं तो वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट बनता है। हाउ डज हीट फ्लो, तो ये हीट फ्लो कैसे हुआ, लेट अस इन्वेस्टिगेट। आइए चलो हम इसके बारे में पता करते हैं। आते हैं हम एक्टिविटी 4.6 में। टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। आपने एक रॉड लेनी है या फिर फ्लैट स्ट्रिप ले लेनी है मेटल की, जिसको हम कहेंगे एल्यूमिनियम या आयरन, इन चीजों की आपने लेनी है। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑन दी रॉड, और आपने उस रॉड में कुछ वैक्स लगा देनी है, उसके पीसेस लगा देनी है, जैसे कि आपको ये नीचे शो हो रखा है। इस तरह से आपने एक्सपेरिमेंट करना है। दिस पीस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस। तो जो वैक्स के आप पीसेस लगाओगे आपने इसको इक्वल डिस्टेंस में रखना है। क्लैम्प द रॉड टू द स्टैंड। इफ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। और आपने इसको एक स्टैंड में लगा देना है। अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो आपने इन दो ब्रिकों के बीच में भी कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब आपने उसको हीट देनी है उसके एंड से, एक तरफ से आपने यहाँ से हीट देनी है और उसको ऑब्जर्व करना है कि अब क्या होगा। व्हाट हैपेंड टू द वैक्स पीसेस। अब वैक्स पीसेस जो आपने लगाई थी उसका क्या हुआ। डू दिस पीसेस बिगिन फॉल, क्या वो सारे पीसेस एक एक करके नीचे गिर रहे हैं। अब आप बताओ कि इनमें से सबसे पहला पीस कौन सा गिरा, बताओ। ऑब्वियसली पहला वाला गिरेगा। तो आपने इसमें देखा जब हम हीट ट्रांसफर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में तो वो अपने एंड से, मतलब उसके जो नियरेस्ट एंड होगा वहां से वो ट्रांसफर करेगा धीरे धीरे दूसरे एंड में, ठीक है। तो इसके सबसे पास यही चीज थी तो ये सबसे पहले फॉल डाउन हुआ, तब ये गिरेगा तब दूसरा वाला, ठीक है। द प्रोसेस by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर हो रही है एक हॉटर एंड से, गर्म एंड से एक कोल्डर एंड तक किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको हम कंडक्शन कहेंगे। In solids generally the heat is transferred by the process of conduction। तो किसी भी सॉलिड में जब हम हीट देंगे तो उसमें कंडक्शन मेथड यूज होगा। डू ऑल द सबस्टेंस कंडक्ट हीट इजीली, क्या सारे सबस्टेंस में हीट इजीली जा सकती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, जो मेटेलिक पैन होते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं उसमें एक हैंडल बने रहते हैं जो कि प्लास्टिक का होता है या फिर वुडन का होता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हॉट। क्या आप उनको जो वुडन और प्लास्टिक के हैंडल बने हैं उसको उठा सकते हो जब आपका पैन गरम होगा। ऑब्वियसली आपको कोई गरम फील तो होगा नहीं, हल्का सा गरम महसूस हो सकता है पर इतना गरम नहीं होगा जितना वो मेटेलिक पैन हो सकता है, तो आप उसको हटा सकते हो। एक्टिविटी 4.7 में आते हैं। हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। आपने पानी गर्म करना है एक स्मॉल पैन में या फिर बीकर में। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड अ डिवाइडर। और आपने ये स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर ये सारे कलेक्ट करने हैं और एक एक करके आपने उस हॉट वाटर में डिप कर देना है, जैसे कि फिगर
4.8 में दिया गया है। इस तरह से आपने ये एक्टिविटी करनी है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, आपने कुछ मिनट तक इसका वेट करना है। टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3, और आपने उनके एंड को एक एक करके टच कर देना है इधर से, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.3 में नोट करना है। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जिसमें हीट पास हो सकती है बहुत आसानी से, उसको हम कहेंगे कंडक्टर। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। कहे एक ऐसे मटेरियल जिसमें हीट पास नहीं होती है, ठीक है। अगर हम जितना भी हीट करें और उसमें हीट पास नहीं हो रही है तो उसको हम कहेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। जैसे कि आपको प्लास्टिक, वुड दिया गया है, इनमें कभी भी हीट पास नहीं होती, इसको हम कहेंगे पुअर कंडक्टर। और पुअर कंडक्टर को हम इंसुलेटर भी कहते हैं। ये दो मेन पार्ट है, कंडक्टर और इंसुलेटर, ये आगे भी आते हैं। तो फिर से सुनो, कंडक्टर वो होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें हीट आसानी से पास हो सकती है, और इंसुलेटर वो चीज होती है जिसमें हीट पास नहीं होती है, उसको हम पुअर कंडक्टर भी कहते हैं और साथ में इंसुलेटर भी कहते हैं। गॉट इट? द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वाटर और एयर होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में आते हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सबस्टेंस, लेट अस फाइंड आउट। तो अब बताइए कि हम अब किस तरह से इनका हीट ट्रांसफर करेंगे एक सबस्टेंस में। आइए चलो हम आगे पढ़ते हैं। अब आते हैं हम एक्टिविटी 4.8 में। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड। आपने इस एक्टिविटी में एक फ्लास्क लेना है जिसके नीचे एक राउंड शेप बना रहेगा। अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो उस टाइम आप बीकर भी यूज कर सकते हो। उस फ्लास्क में या फिर बीकर में आपने 2/3 वाटर को ऐड करना है, फिल कर देना है उसको। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड or make some arrangement to place a flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it। साथ में आपने ट्राइपॉड को रख देना है और इस तरह से आपने अरेंजमेंट करनी है कि जो फ्लास्क है उसमें आसानी से हीट जा सके। आपने हीट प्रोवाइड करनी है, नीचे आपने कैंडल लगा देना है जिससे हीट जाती रहेगी। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, आपने थोड़ी देर वेट करना है जब तक वो स्टिल नहीं हो जाता है वाटर। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। आपको उस फ्लास्क में पोटेशियम पर मैग्नेट डाल देना है जो कि फ्लास्क के नीचे चले जाएगा और आराम से उसको स्ट्रॉ से घुमाना है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिया गया है, ये होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब आपने उसको हीट प्रोवाइड करनी है, उस वाटर को हीट प्रोवाइड करनी है जो कि आपने नीचे कैंडल लगाई है उससे हीट देनी है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ वट यू ऑब्जर्व। अब आपको फिगर 4.9 में कुछ टेबल दी गई है, ऑब्जर्वेशन टेबल दी गई है, आपने उसको अपनी नोटबुक में बनाना है और ड्रॉ करना है हर एक पिक्चर की किस तरह से आपको यहाँ पे शो हो रहा है। When water is heated, the water near the flame get hot। जब आप वाटर में हीट प्रोवाइड करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे वो वाटर गर्म होने लग जाएगा। जब आप उस वाटर में हीट प्रोवाइड करोगे फ्लेम से तो आप देखोगे कि वाटर वो हॉट हो रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। तो इसमें क्या पता चलता है कि जो गर्म पानी है वो ऊपर आ जाता है और ठंडा पानी धीरे धीरे नीचे जाता है, फिर उसका टेम्परेचर कन्वर्ट होता है हॉट में। इस तरह से कोई भी ठंडी चीज गर्म होती है। This water also gets hot and rises and water from the side move down। तो इस तरह से जो ठंडा पानी रहेगा वो साइड में आ जाएगा, फिर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट इट हीट। तो आपने इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक पूरा पानी हीट नहीं हो जाता, गर्म नहीं हो जाता है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन हम उसको कहेंगे, एक ऐसा मोड होता है जब हम उसको हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे कि वाटर में कर रहे थे तो उसको हम कहेंगे कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। आप बताइए कि किस तरह से एयर में हीट ट्रेवल करता है
और किस डायरेक्शन में स्मोक जाता है। The air near the heat source gets hot and rises. कोई भी हवा किसी भी गर्म सोर्स के जब नजदीक रहती है, वहां चलती रहती है, तो वो धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है, वो भी एयर गर्म होने लग जाती है। The air from the side come in to take its place. तो धीरे धीरे साइड से एयर आने लग जाती है, जिस तरह से पानी आ रहा था कि गर्म चीज ऊपर आती है, फिर ठंडी चीज किनारे किनारे रह जाती है। इसी तरह से हवा भी होती है। इन दिस वे द ईयर गेट हीटेड। इस तरह से ईयर भी हीट होने लग जाती है। आपने जो एक्टिविटीज करी थी तो आपको इससे कंफर्म हो गया होगा, आइडिया आ गया होगा कि हम किसी भी चीज में किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं हीट को। अब आते हैं एक्टिविटी 4.9 में। लाइट अ कैंडल। आपने किसी भी कैंडल में लाइट करना है, उसको जलाना है। कीप वन कैंडल अबव द फ्लेम एंड वन कैंडल ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। आपने जब कैंडल की फ्लेम को जलाया तो अपने एक हाथ को आपने उस फ्लेम के ऊपर रखना है और दूसरे को साइड में रख देना है, फ्लेम के साइड में, जैसे कि फिगर 4.10 में दिया गया है। डू योर हैंड फील इक्वली हॉट। क्या आपको दोनों हाथों में इक्वली हॉट फील हो रहा है? इफ नॉट, विच हैंड फील हॉटर एंड व्हाई। अगर आपको दोनों हाथों में एक जैसा फील नहीं हो रहा है तो किस हाथ में आपको गर्म लग रहा है और क्यों लग रहा है। आप इस एक्टिविटी को बड़ी केयरफुली करना, ठीक है, इस तरह से आपने करना है। नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन। तो आप नोटिस करना, जो आपने हाथ ऊपर रखा है, ठीक है, तो उसमें जो एयर आ रही है, आसपास जो एयर होगी वो धीरे धीरे गर्म होने लग जाती है उस कन्वेक्शन से। देयरफॉर दिस हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। तो इस तरह से जो ऊपर वाला हाथ है हमारा, उसमें हमें गर्म फील होगा। ऑन द साइड हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप। तो दूसरी तरफ जो हमने हाथ साइड में रखा है, फ्लेम की दूसरी तरफ रखा है, उसमें हमें गर्म फील नहीं होगा क्योंकि वहाँ कोई कन्वेक्शन नहीं है और ना वहाँ एयर कोई गर्म हो रही है, इसलिए हमें कोई गर्म फील नहीं होगा। The people living in the coastal area experience an interesting phenomena. जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनको एक्सपीरियंस हो जाता है इस चीज का। During the day the land get heated faster than the water. तो उस डे टाइम में जो लैंड होती है वो बहुत तेजी से गर्म होने लग जाती है वाटर की बजाय। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप। और जो एयर रहती है उसके चारों तरफ, लैंड के आसपास जितनी भी एयर रहती है, फिर वो भी गर्म होने लग जाती है। जब लैंड गर्म हो गई है तो उसकी जो भाप है, उसकी गर्माहट है, वो धीरे धीरे सराउंडिंग में आती है और इसके साथ एयर भी गर्म होने लग जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और जो ठंडी हवा रहती है सी के आसपास, ठीक है, वो धीरे धीरे लैंड की तरफ भी आने लग जाती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट दिस साइकिल। जो लैंड की जो गर्म हवा है वो मूव होती है सी की तरफ, तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। द एयर फ्रॉम सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। जो हवा समुद्र के सामने रहती है उसको हम सी ब्रिज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडोज of the houses in coastal area are made to face the sea. ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए जो कोस्टल एरिया के लोग होते हैं वो अपने विंडोज को समुद्र की ओर बना देते हैं और रात के टाइम बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है, इसका रिवर्स हो जाता है। द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, so the cool air from the land move towards the sea. This is called the land bridge. तो रात के टाइम क्या होता है, जो वाटर होता है वो बहुत ठंडा होने लग जाता है, स्लोली स्लोली ठंडी होने लग जाती है और इसके साथ भी लैंड भी धीरे धीरे कूल डाउन होने लग जाता है। अब देखो, जब लैंड भी ठंडी होने लग गई और वाटर भी ठंडा होने लग गया तो इससे क्या होगा, जो एयर भी है, जो सराउंडिंग में जितनी भी एयर है वो भी धीरे धीरे ठंडी होने लग जाएगी, ठीक है। फिर वो लैंड की तरफ मूव करेगी, फिर वही साइकिल चलेगा, जैसे कि हवा समुद्र से लैंड में आ रही है, लैंड से फिर समुद्र में जा रही है, तो इसको हम कहेंगे लैंड ब्रिज। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जब भी हम धूप में आते हैं तो हमें बहुत गर्म होता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। तो कैसे जो हीट होती है वो सन से आती है। इट कैन नॉट रीच अस by conduction or convection as there is no medium such as air is most part of the
स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो इसमें कोई भी कंडक्शन और कन्वेक्शन मेथड यूज नहीं होगा, क्योंकि जो अर्थ और सन होती है उसके बीच में कोई भी मीडियम ऐसा नहीं होता है जिससे हमारी बॉडी में ये तापमान आ सके। सराउंडिंग में चलता है, ये हमारी बॉडी में नहीं होता है यूज। तो जो ये आपको ये डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से ये प्रोसेस चलते हैं। डे टाइम में देखो, ये जो एरो जा रहे हैं ये इस तरह से रहते हैं, और नाइट टाइम में लैंड से समुद्र की तरफ आते हैं। ठीक है, तो आगे समझ में आपको सी ब्रिज और लैंड ब्रिज किसे कहते हैं। फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि सन की जो हीट होती है हमारी बॉडी में कैसे आती है, तो वो एक रेडिएशन से आती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो हीट ट्रांसफर होती है रेडिएशन के द्वारा, इसमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। इसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती कि अगर है या नहीं है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। अगर हम किसी भी गर्म रूम में बैठे हैं और उसमें हीट प्रोवाइड हो रही है तो ये प्रोसेस तब भी चलेगी। अ हॉट यूटेंसिल्स केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। और अगर हम जब हॉट यूटेंसिल्स को, कोई भी गर्म बर्तन को फ्लेम से दूर करेंगे तो वो धीरे धीरे कूल डाउन होगा। तो वो किससे होगा, रेडिएशन के द्वारा होगा। उसके जो सराउंडिंग में रेडिएशन घूमेगा उससे होता है। आवर बॉडी टू गिव हीट टू सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। तो इसी तरह से हमारी बॉडी भी अपने चारों तरफ हीट को देती है, अपने सराउंडिंग में हीट को देती है और रिसीव करती है रेडिएशन को। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएटेड हीट। ये जितनी भी गर्म बॉडीज होती है वो रेडिएटेड हीट से होती है। व्हेन दिस हीट फॉल on some object, a part of its reflected, a part is observed and a part may be transmitted। अगर कोई हीट गिरती है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो वो पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, वो गर्म हवा दोबारा रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो जो वो पार्ट गर्म हुआ है वो ऑब्जर्व हो जाएगा, वो हीट को ऑब्जर्व कर देगा या तो वो उस पार्ट को ट्रांसमिटेड कर देगा। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू ऑब्जर्व पार्ट टू द हीट। कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तब इंक्रीज होता है जब वो ऑब्जर्व करता है उस हीट को। वाई आर यू एडवाइज टू यूज अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। अब हमारे घर में हमारी मम्मी पापा क्यों एडवाइस देते हैं कि हमें अम्ब्रेला का यूज करना चाहिए जब धूप रहती है। आइए हम आगे पढ़ेंगे। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। Kinds of clothes we wear in summer and winter. You know that the summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. Why is it so? Let us find out. अब हम लोगों को ये तो पता है कि समर में हम बहुत लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, और विंटर में हम बहुत डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 4.10 टेक टू आइडेंटिकल टीन कैंस। अब हम दो टीन कैंस ले लेंगे। अब हम उसके आउटर सरफेस को ब्लैक पेंट कर देंगे और जो बाकी बचा है उसको वहां व्हाइट से कर देंगे, जैसे कि फिगर 4.12 में दिया गया है। पोर इक्वली अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। सभी में आप बराबर मात्रा के पानी डालकर छोड़ दें दोपहर की धूप में लगभग 1 घंटे तक। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। फिर आपने उसके टेम्परेचर को मेजर करना है उन दोनों कैंस को। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर्स। क्या आपने उन दोनों कैंस में कोई डिफरेंस देखा उनके टेम्परेचर में। इन विच कैन इज द वाटर वार्म। तो अब बताए कि कौन से कैन में वाटर गर्म हुआ है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द टू केन्स। तो आपको उन केन में टच करके भी पता चल जाएगा किस तरफ कौन सा केन गर्म हुआ है। इस तरह से आपने करना है जैसे कि ऊपर दिया गया है। अब आते हैं हम एक्टिविटी 4.11 में। Fill the two cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 degree
सेल्सियस। तो आपने इस एक्टिविटी में 2 कैन फिल करने हैं, उसी तरह यूज़ करने हैं जैसे कि आपने एक्टिविटी 4.10 करा था, सेम अमाउंट का हॉट वाटर लोगे, वही टेम्परेचर रखोगे 60 डिग्री सेल्सियस का। लीव द कैन इन द रूम और इन अ शेड। आपने उस कैन को रूम में रख देना है या फिर किसी शेड में रख देना है, छाया में। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 15 मिनट। आपने उस टेम्परेचर को 10 या 15 मिनट के बाद देखना है, नोट करना है उसका टेम्परेचर कितना हुआ। Does the temperature of water in both the can fall by the same amount? क्या उन दोनों कैनों में सेम टेम्परेचर दिखाई दे पड़ रहा है आपको? Does this activity suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored क्लोथ इन द समर एंड डार्क कलर क्लोथ इन द विंटर? तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा क्यों हम समर में लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं और विंटर में हम डार्क कलर की क्लोथ पहनते हैं। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ इन द विंटर। तो जो डार्क सरफेस होते हैं वो एब्जॉर्ब कर देते हैं हीट को बहुत तेजी से, इसीलिए हमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है। साथ में जो डार्क कलर के क्लोथ होते हैं हम इसी वजह से पहनते हैं ठंडियों में, ठीक है। इसलिए जो डार्क क्लोथ होते हैं वो आराम से हीट को एब्जॉर्ब कर देते हैं और हमें ठंड नहीं लगती है। लाइट कलर क्लोथ रिफ्लेक्ट मोस्ट of the heat that fall on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer। तो दूसरी तरफ जो लाइट कलर क्लोथ होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को बहुत तेजी से, इसीलिए हमें गर्मियों में बहुत कंफर्टेबल फील होता है जब हम बहुत हल्के से और लाइट क्लोथ कपड़े पहनते हैं। तो इसमें आपको पता चल गया ना कि समर में और विंटर में हम किस टाइप के क्लोथ पहनते हैं और क्यों पहनते हैं। आते हैं हम लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक में। वुलन क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर। इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ। हम विंटर में वुलन क्लोथ का यूज करते हैं। वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वूल होता है वो बहुत पुअर कंडक्टर का हीट होता है। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर। हालांकि जो वूल फाइबर्स होते हैं इनमें एयर ट्रैप्ड होती है इनके बीचों बीच। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म। ठंडी के टाइम क्या होता है, इन कपड़ों में जो बाहर की हवा होती है, ठंडी हवा उनको रोक देती है और हमारी जो बॉडी की गर्म हवा रहती है वो हम पे ही दबा के रखती है, ठीक है, इसलिए हमें गर्म फील होता है। सपोज यू आर गिव the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blanket joined together। सपोज करो कि आपको एक चॉइस दी गई है कि विंटर में आपको एक थिक ब्लैंकेट लेना है और दूसरी तरफ 2 थिन ब्लैंकेट लेने हैं एक साथ, ठीक है। What would you choose and why? आप इनमें से कौन सा चूज करोगे और क्यों चूज करोगे? Remember that there would बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। हम ठंडी के टाइम क्या करते हैं, बहुत मोटी रजाई ले लेते हैं या फिर 2 कंबल ले लेते हैं। ये इसलिए रहते हैं, ध्यान रखिएगा, जिनमें लेयर रहती है वो एयर को ट्रैप्ड कर देती है, रोक देती है, इसलिए जो बाहर की हवा रहती है वो अंदर नहीं आने देती और जो अंदर की हवा है, हमारी हीट है, वो बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको यहाँ पे इतना चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो ये जो कीवर्ड्स है इनके मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, आपको उसमें प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।